दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने रवि कुलरिया सर की बुक प्राचीन भारतीय वस्तुनिष्ठ का 8वां चैप्टर कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हमने मौर्योत्तर युग के जो राजवंश थे, शुंग वंश, काणो वंश, पश्चिमी क्षत्रप, इंडो ग्रीक, इन राजवंशों के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं 9th नंबर चैप्टर गुप्त काल के अलावा वाकाटक और वत्सकुल वंश के बारे में। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के स्वर्ण सिक्कों में सर्वाधिक मिलावट पाई गई है? कौन से गुप्त शासक के स्वर्ण सिक्कों में जो सर्वाधिक मिलावट पाई गई है? तो यह पाई गई है स्कंदगुप्त के सिक्कों में। स्कंदगुप्त के सिक्कों की जो शुद्धता है वो 68.78% रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्तकालीन साहित्य से संबंधित दो कथन है। पहला कि इस काल की अधिकांश रचनाएं प्रेम प्रधान और सुखांत होती थी। तो यह सही है। इस काल की अधिकांश रचनाएं जो प्रेम प्रधान और सुखांत होती थी। अपवाद एक रचना है मर्चकटिकम, जिसका जो है अंत दुखांत है, जो शूद्र के द्वारा लिखी गई है। यह ब्राह्मण चारुदत्त व कर्णिका व वसंत सेना के बारे में इसके अंदर उल्लेख किया गया है। तो इस एक को छोड़कर बाकी अधिकतर जो रचनाएं उसका प्रेम प्रधान है और सुखांत का रचनाएं है। दूसरा ऑप्शन है कि इसमें उच्च वर्ण के पात्र संस्कृत तथा महिलाएं उच्च वर्ण के पात्र संस्कृत तथा महिलाएं व निम्न वर्ण के पात्र जो प्राकृत बोलते थे। तो ये बात भी सही है। दोनों ऑप्शन इसके सही होंगे। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से गुप्तकालीन मंदिर शिव से संबंधित है? कौन कौन से इसमें से मंदिर है जो शिव से संबंधित है? तो भूमरा का मंदिर जो मध्य प्रदेश में, यह शिव से संबंधित है। खो का मंदिर, यह भी शिव का है। नचना कुठार का मंदिर, यह भी शिव का मंदिर है। तिगुआ का मंदिर है, यह जो विष्णु का मंदिर है, यह भी मध्य प्रदेश में। तो तिगवा का मंदिर विष्णु से संबंधित है। भूमरा का, नचना कोठार का और खो का मंदिर जो शिव से संबंधित है। 1, 2, 3, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त संवत का प्रारंभ किस गुप्त शासक ने किया था? गुप्त संवत का प्रारंभ कौन से गुप्त शासक ने किया था? तो यह किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था अपने राज्याभिषेक के अवसर पर 319 ईस्वी के अंदर। तो 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन समाज के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? गुप्तकालीन समाज के बारे में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? पहला कि जातियों की संख्या में वृद्धि हुई, ब्राह्मणों को सबसे कम व शूद्रों को सर्वाधिक दंड दिया जाता था। यह बात सत्य है, ब्राह्मणों को सबसे कम और शूद्रों को सर्वाधिक दंड दिया जाता था। तीसरा कि वेश्यों की सामाजिक दशा में सुधार हुआ। तो वेश्यों की सामाजिक दशा में सुधार नहीं बल्कि वेश्यों की सामाजिक दशा में गिरावट आई थी। तो 6 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। शूद्रों की सामाजिक दशा में सुधार हुआ था। शूद्रों की सामाजिक दशा में सुधार हुआ, यह बात है जो सही है। तो ए, ब और द सही है। 6 नंबर जो इसका गलत होगा। गुप्त काल में वेश्यों की सामाजिक दशा में गिरावट आई। इनके कारण थे वेश्यों का अध्ययन व यज्ञ से दूर होना, वाणिज्य व्यापार का पतन, मध्यस्थों व बिचौलियों के उद्भव के कारण किसान के रूप में वेश्यों की दशा में गिरावट। वहीं शूद्रों की दशा में पूर्व की तुलना में सुधार दिखाई देता है। जहां पहले वह सेवक, दास व कृषक मजदूर थे, वहीं गुप्त काल में कृषकों की श्रेणी में आ गए। नरसिंह पुराण में कृषि को शूद्र का कर्म बताया गया। गुप्तकालीन स्मृतियों में शूद्रों को व्यापार, शिल्प, कृषि व सेना में भर्ती होने की अनुमति प्रदान की गई। बृहस्पति के अनुसार प्रत्येक प्रकार की वस्तु की बिक्री करना शूद्र का सामान्य धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्मृति के अनुसार यदि कोई स्त्री परगमन की दोषी हो तो उसके सिर के बाल मुंडवा देने चाहिए? किस स्मृति के अनुसार यदि कोई स्त्री परगमन की दोषी हो तो उसके सिर के बाल मुंडवा देने चाहिए? नारद स्मृति। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
गुप्तकालीन समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से बताइए कि सही कौन-कौन से हैं। पहला कि गुप्तकालीन साहित्य में महिलाओं का आदर्श चित्र प्रस्तुत किया गया। गुप्तकालीन साहित्य में महिलाओं का आदर्श चित्र प्रस्तुत किया गया, यह बात सत्य है। दूसरा कि व्यवहारिक रूप में महिलाओं की सामाजिक दशा में गिरावट आई। व्यवहारिक रूप से जो महिलाओं की सामाजिक दिशा में गिरावट आई थी, तो दोनों ही कथन है जो इसके सही है। गुप्त काल में महिलाओं का उपनयन संस्कार बंद हो गया। उच्च वर्ग की स्त्रियों को थोड़ी बहुत शिक्षा दी जाती थी। याज्ञवल्क्य के अनुसार महिला का विवाह ही उसका उपनयन है, इसलिए उसे वेदों के अध्ययन पर कोई अधिकार नहीं है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति भी विद्यमान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम गुप्त शासक जो बौद्ध मतानुयायी था, तो वह था पुरुगुप्त। पुरुगुप्त पहला शासक था। उसके बाद में कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त, बलादित्य भी बौद्ध धर्म का पालन करते थे। पुरुगुप्त 447 से 473 ईस्वी, यह स्कंदगुप्त का सौतेला भाई था। भीतरी मुद्रा लेख में इसे कुमारगुप्त और अनंत देवी की संतान व इसकी पत्नी का नाम चंद्र देवी बताया गया है। सिक्कों पर इसकी उपाधि प्रकाशदित्य मिलती है। इसके पुत्र बुधगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, नरसिंह बालादित्य, वैन्यगुप्त हैं। पुरुगुप्त ने कुमारगुप्त पुरुगुप्त ने कुमारगुप्त द्वितीय को सारनाथ में गोप्ता नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी यात्री फायान किसके काल में भारत आया। चीनी यात्री फायान है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 399 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आया। रास्ते में वह खोतान के गोमती विहार में भी ठहरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि गुप्तों का प्रथम ऐतिहासिक पुरुष श्रीगुप्त था। कौन से अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि गुप्तों का जो प्रथम ऐतिहासिक पुरुष है यह श्रीगुप्त है, तो यह हमें जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्तुति से। 2 नंबर ऑप्शन। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में गुप्तों के पूर्वजों में पहला नाम महाराज श्रीगुप्त का मिलता है, जबकि प्रभावती गुप्त के पूना तथा रिद्धपुर ताम्रपत्रों में घटोत्कच को गुप्त वंश का आदि पुरुष बताया गया है। स्कंदगुप्त के सोपिया रीवा मध्य प्रदेश, सोपिया में भी गुप्तों की वंशावली घटोत्कच से शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक के लिए लिच्छवी दोहित्र शब्द का इस्तेमाल हुआ है। कौन से गुप्त शासक के लिए लिच्छवी दोहित्र शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो यह हुआ है समुद्रगुप्त के लिए। 2 नंबर ऑप्शन। चंद्रगुप्त प्रथम समुद्रगुप्त के पिता का विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के लिए लिच्छवी दोहित्र शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की उपाधियां धर्म प्राचीर बंद, धरणी बंद, पृथ्वी व्यायाम प्रतिरथ, कविराज, परम भट्टारक। प्रस्तुति में समुद्रगुप्त को कई लाख गायों का दानी कहा गया है और उसकी उदारता के लिए सरस्वती और लक्ष्मी का विरोध सदा के लिए समाप्त होने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। गुप्त काल के संबंध में कौन कौन से कथन है जो सत्य कथन है। पहला है कि पहली बार गुप्त काल के में दीवानी तथा फौजदारी अपराधों से संबंधित कानूनों की पृथक व्यवस्था की गई। पहली बार गुप्त काल में दीवानी तथा फौजदारी अपराधों से संबंधित कानूनों की पृथक व्याख्या की गई, तो यह सत्य है। दूसरा कि उत्तराधिकार के संबंध में स्पष्ट कानूनों का निर्माण किया गया। उत्तराधिकार के संबंध में स्पष्ट कानूनों का निर्माण किया गया, यह भी सत्य है। राजद्रोह के विरुद्ध मृत्युदंड का प्रावधान था, तो गुप्त काल में मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, यह बात है जो गलत है। 1 और 2 सत्य है, 3 नंबर है जो गलत होगा। 1 और 2 2 नंबर ऑप्शन। गुप्त काल में मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। फायान के अनुसार बार बार राजद्रोह करने पर दाहिना हाथ काट दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने गुप्त काल को उस समय की असाधारण साहित्यिक रचनाओं के लिए पुनर्जागरण काल कहा है। कौन से विद्वान ने उस समय की असाधारण साहित्यिक रचनाओं के लिए पुनर्जागरण काल कहा, तो यह कहा था मैक्स मूलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में भूमि छिद्र न्याय क्या है। गुप्त काल में भूमि छिद्र न्याय क्या है,
तो यह प्रतिभूमि पर सर्वप्रथम जोतने वाले का अधिकार, उसे भूमि छिद्र न्याय कहा गया। कृषि के योग्य बंजर भूमि या प्रतिभूमि को सबसे पहले कृषि योग्य बनाकर जोतेगा, वह उसी की ही होगी, यह भूमि छिद्र न्याय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गुप्त शासकों का सही क्रम क्या है? 4 गुप्त शासकों के नाम है, तो इसमें सबसे पहले पुरुगुप्त के बाद कुमारगुप्त द्वितीय, फिर बुधगुप्त और फिर आएंगे नरसिंहगुप्त द्वितीय। पुरुगुप्त जो 467 से 473 ईस्वी तक शासन किया था। पुरुगुप्त के पश्चात कुमारगुप्त द्वितीय, फिर बुधगुप्त और उसके बाद आएंगे नरसिंहगुप्त बाला द्वितीय। नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था। दिनार शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। रोमन साम्राज्य के स्वर्ण सिक्कों को दिनारिस कहा जाता है। दिनार शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। ताम्र सिक्कों को मास्क कहा जाता था। चांदी व तांबे के मिश्रित सिक्के को दरब कहा जाता था। गुप्त शासकों ने शीशे के सिक्के भी चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से किया था। चंद्रगुप्त की पुत्री प्रभावती गुप्ता का जो विवाह है वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था, यह बात सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय शकों के विरुद्ध वाकाटकों से सहायता प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए अपनी पुत्री का विवाह जो उनसे किया था। तो कथन और कारण दोनों सही है। सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल नहीं था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो नवरत्न थे उसके अंदर कालिदास शामिल थे, धन्वंतरि शामिल थे और वराहमिहिर शामिल थे। आर्यभट्ट जो इसमें शामिल नहीं थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो नवरत्न है उसमें कालिदास, वेताल भट्ट, धन्वंतरि, घटकपर, वराहमिहिर, अमर सिंह, शैक्षणिक, शंकु और वररुचि के नाम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीतिका पद, गणित पद, कला क्रिया पद, गोल पद किस पुस्तक के 4 खंड है? तो यह कौन सी पुस्तक के 4 खंड है? तो यह आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई आर्यभट्टम के जो 4 खंड है, जिसमें से 2 भाग गणित से संबंधित है और 2 भाग ज्योतिष से संबंधित है। आर्यभट्ट आर्यभट्ट पुस्तक के 4 भाग है: गीतिका पाद, गणित पाद, काल क्रिया पाद और गोल पाद। इसमें प्रथम 2 गणित संबंधी और बाद की 2 है जो ज्योतिष संबंधी। काल क्रिया पाद और गोल पाद है जो ज्योतिष संबंधी है और गीतिका पाद और गणित पाद है जो गणित से संबंधित है। आर्यभट्ट की अन्य रचनाएं 10 गीतिका और आर्य सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस किस राजवंश से वैवाहिक संबंध स्थापित किए हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस किस तो वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो लिच्छवियों से चंद्रगुप्त द्वितीय ने नहीं बल्कि चंद्रगुप्त प्रथम ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिच्छवियों से नहीं किए, नागवंश से किए थे, कदम्बों से किए थे और वाकाटकों से किए थे। तो 2, 3 और 4 ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नागा राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। कुबेर नागा से उत्पन्न अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक वंश के रुद्रसेन से किया। कदम्ब वंश के काकुस्थवर्मन की पुत्री से अपने पुत्र कुमारगुप्त का विवाह किया। लिच्छवी राजकुमारी से विवाह चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किन शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो कौन कौन से शासकों ने जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने और स्कंदगुप्त ने। 3 और 5 बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास की किस रचना का कथानक महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है? कालिदास की कौन सी रचना का कथानक है जो महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम। ए नंबर ऑप्शन। इसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था? महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था? तो यह था चंद्रगुप्त प्रथम। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गुप्तकालीन ग्रंथ में पुरूरवा व एक अप्सरा की कथा वर्णित है? किस गुप्तकालीन ग्रंथ में पुरूरवा व एक अप्सरा की कथा वर्णित है? तो यह विक्रमोवंश में पुरूरवा और उर्वशी की कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो यह कहा था वी ए स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन समाज के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गुप्तकालीन समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कि उच्च वर्णों द्वारा अन्य व्यवसायों को अपनाया जाना, यह सही है। समाज में संकर जातियों मिश्रित का अस्तित्व आना, सभी वर्णों के लिए विभिन्न नियम और कानून, शूद्रों को किसी भी प्रकार के यज्ञ की अनुमति नहीं, तो ये बात है जो गलत है। द नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। याज्ञवल्क्य में शूद्रों को ओम के बदले नमः शब्द का प्रयोग करते हुए पंच महायज्ञ करने का विधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन समाज के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि गुप्त काल में पिछड़ी वन जातियों में वर्ण व्यवस्था में शामिल होने से शूद्रों की संख्या में वृद्धि हुई। गुप्त काल में पिछड़ी वन जातियों के वर्ण व्यवस्था में शामिल होने से शूद्रों की संख्या में वृद्धि हुई थी, तो ये बात सही है। दूसरा कि गुप्त काल में पूर्व की अपेक्षा शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ था। गुप्त काल में पूर्व की अपेक्षा शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ था, तो ये बात भी सत्य है। दोनों ऑप्शन सही। 6 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन अधिकारियों व उनके कार्यों को सम्मिलित कीजिए। गुप्तकालीन अधिकारियों और उनके कार्य, तो सबसे पहले नंबर पर है ध्रुवाधिकरणिक। ध्रुवाधिकरणिक जो है ये राजस्व कर या भूमि कर वसूलने वाला अधिकारी होता था। दूसरे नंबर पर है गोलमिक। गोलमिक है जो गुप्त काल में वन अधिकारी को कहा जाता था। तीसरे नंबर पर है अक्षपटलिक। अक्षपटलिक जो लेखाकार अधिकारी होता था। और चौथे नंबर पर है महाप्रतिहार। महाप्रतिहार है जो गुप्तकालीन राजमहल के रक्षकों का प्रधान होता था। तो ध्रुवाधिकरण, राजस्व कर या भूमि कर वसूलने वाला अधिकारी गोलमिक, गोलमिक है जो वन अधिकारी, अक्षपटलिक जो लेखाकार अधिकारी, और महाप्रतिहार है जो राजमहल के रक्षकों का प्रधान होता था। बी, डी, ए और सी। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कौन सुदर्शन झील से संबंध थे? कौन कौन है जो सुदर्शन झील से संबंध है? तो पुष्यगुप्त वेश्य, तुषाप, विशाख और पंडित, इन चारों का ही संबंध सुदर्शन झील से है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पुष्यगुप्त वेश्य, अशोक के काल में तुषाप, रुद्रदमन के काल में सुविशाख और स्कंदगुप्त के काल में पंडित ने जो इस रुद्र सुदर्शन झील का निर्माण और पुनर्निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि अपराधियों को शारीरिक यातनाएं नहीं दी जाती थी। स्कंदगुप्त का जो जूनागढ़ अभिलेख है, इससे यह जानकारी मिलती है कि अपराधियों को शारीरिक यातनाएं नहीं दी जाती थी, तो यह बात सत्य है। दूसरा कि मुद्रा राक्षस में अपराधी को हाथी द्वारा कुचलाकर मृत्युदंड दिए जाने की घटना का विवरण है। तो मुद्रा राक्षस में जो अपराधी को हाथी द्वारा कुचलाकर मृत्युदंड दिए जाने की घटना का विवरण है, यह बात भी सत्य है। तो दोनों ऑप्शन सही है। मुद्रा राक्षस वाली घटना एक अपवाद माना जा सकता है। गुप्त काल में मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन अधिकारियों व उनके पदों को सुमेलित कीजिए। गुप्तकालीन अधिकारी सबसे पहले कुमारामात्य। कुमारामात्य जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी को कुमारामात्य कहा जाता था। दूसरे नंबर पर है प्रतिहार। प्रतिहार है जो अंतपुर का रक्षक होता था। अंतपुर का रक्षक को प्रतिहार कहा जाता था। तीसरे नंबर पर महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत जो सर्वोच्च सैन्य अधिकारी होता था। और चौथे नंबर पर है संधि विग्राग। संधि विग्राग जैसे जो विदेश मंत्री या फिर युद्ध व शांति का मंत्री होता था, उसे संधि विग्राहक कहा जाता था। तो ए में बी, दो में डी, तीन में ए और चार में सी। बे नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन सैन्य व्यवस्था संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि गुप्त काल में रथारोही सेना का महत्व कम हो गया, वह अश्वारोही सेना का महत्व बढ़ गया। गुप्त काल में जो रथारोही सेना का महत्व कम हो गया और अश्वारोही सेना का महत्व बढ़ गया था, तो यह बात सही है। दूसरा कि अश्व सेना के प्रमुख को भट्टा सवपति कहते थे। अश्व सेना का जो प्रमुख होता था उसे भट्टा सवपति कहा जाता था, यह बात भी सत्य है। तीसरा कि सेना का सर्वोच्च अधिकारी महादंड नायक होता था। तो सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी है महादंड नायक नहीं बल्कि महाबलाधिकृत होता था। महादंड नायक है जो ये सम्राट के पश्चात न्यायालय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। महादंड नायक है जो सम्राट के पश्चात जो सर्वोच्च न्यायालय का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे महादंड नायक कहा जाता था। सेना के सर्वोच्च अधिकारी को महाबलाधिकृत कहते थे। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। 1 और 2 सही है। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अभिलेख से गुप्त काल के नगर प्रशासन की सूचना मिलती है? गुप्त काल के नगर प्रशासन की सूचना कौन से अभिलेख से मिलती है? तो यह मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय किस गुप्त शासक का समकालीन था? अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय जो कौन से गुप्त शासक का समकालीन था? तो यह था चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करके भारत से शकों का पूर्ण रूप से उन्मूलन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्तकालीन धर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि विष्णु इस काल के मुख्य देवता हो गए। गुप्त काल के मुख्य देवता विष्णु थे, ये बात सही है। दूसरा कि भागवत धर्म में भक्ति और अहिंसा मुख्य तत्व हो गए थे, यह भी सत्य है। इस काल में मूर्ति पूजा का ब्राह्मण धर्म में कोई स्थान नहीं था। तो मूर्ति पूजा का तो मुख्य रूप से शुरू ही इसी समय हुआ था। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। 1 और 2 सही है। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में विनय स्थिति स्थापक नामक अधिकारी का क्या कार्य होता था? तो विनय स्थिति स्थापक है जो धर्म संबंधी अधिकारी होता था। न्याय संबंधी जो अधिकारी है वो एक सम्राट होते थे। इसके अलावा दंड नायक या महादंड नायक होते थे। कानून संबंधी जो अधिकारी होते थे उसे कदंड पासिक कहा जाता था। और ग्राम प्रशासन संबंधी जो अधिकारी होते थे उसे ग्रामीण या ग्रामिक कहा जाता था। तो विनय स्थिति स्थापक जो अधिकारी है धर्म संबंधी अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि गुप्त प्रशासन विकेंद्रीकृत था जबकि मौर्य प्रशासन केंद्रीकृत था। गुप्त प्रशासन विकेंद्रीकृत था और मौर्य प्रशासन जो केंद्रीकृत था, यह बात सही है। दूसरा है कि इसलिए गुप्त प्रशासन में वृहद नौकरशाही की आवश्यकता पड़ी थी। तो वृहद नौकरशाही की आवश्यकता नहीं रही थी। दूसरा ऑप्शन इसका गलत है। केवल एक सही। ए नंबर ऑप्शन। गुप्त प्रशासन में बहुतायत कार्य सामंतों तथा अनुदान भोग्यों द्वारा संपन्न किए जाते थे। इसलिए मौर्यों की भांति गुप्तों को वृहद नौकरशाही की आवश्यकता नहीं रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न गुप्तकालीन भूमि माप इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्न गुप्तकालीन भूमि माप इकाइयों को आरोही क्रम में अवस्थित कीजिए। तो इसमें जो सबसे पहले आएगा वो आएगा आडवाप। आडवाप इसमें सबसे पहले आएगा। दूसरे नंबर पर आएगा द्रोणवाप और तीसरे नंबर पर इसमें आएगा कुल्यवाप और चौथे नंबर पर आएगा पाटक। एक पाटक के अंदर 5 कुल्यवाप होते हैं। एक कुल्यवाप में 8 द्रोणवाप होते हैं। एक द्रोणवाप में तो 4 आडवाप होते हैं। तो द नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था? कौन से गुप्त शासक ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया? तो यह बनाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस गुप्तकालीन मंदिर का निर्माण ईंटों से हुआ है? निम्न में से किस गुप्तकालीन मंदिर का जो निर्माण है
यह ईंटों से हुआ है तो यह हुआ है कानपुर के भीतरगांव मंदिर का। कानपुर के भीतरगांव मंदिर 5वीं से 6वीं शताब्दी में निर्मित और सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर रायपुर छत्तीसगढ़ का जो मंदिर है इसका निर्माण ईंटों से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि गुप्त काल को ब्राह्मणवादी विचारधारा के पुनरुत्थान व सुदृढ़ीकरण का काल माना जाता है। गुप्त काल को ब्राह्मणवादी विचारधारा के पुनरुत्थान व सुदृढ़ीकरण का काल माना जाता है तो यह सही है। दूसरा है कि भागवत धर्म गुप्त काल में लोकप्रिय हुआ था तो भागवत धर्म जो गुप्त काल में लोकप्रिय हुआ यह भी सत्य है। तीसरा कि अंतिम गुप्त शासकों में अधिकांश बौद्ध मतानुयायी थे। अंतिम गुप्त शासकों में अधिकांश जो गुप्त शासक थे पूर्व गुप्त से लेकर बाद के जो शासक थे वो अधिकांश बौद्ध मतानुयायी थे तो ये बात भी सत्य है। तीनों ही ऑप्शन इसके राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिलेखों व उनके शासकों को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित अभिलेख और उन अभिलेख से संबंधित शासकों के नाम दे रखे हैं। सबसे पहले नंबर पर है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख का जो संबंध है एरन अभिलेख का संबंध है भानुगुप्त से। एरन अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है। दूसरे नंबर पर है भीतरी अभिलेख। भीतरी जो अभिलेख है यह स्कंदगुप्त से संबंधित है। तीसरा है बिलसंड अभिलेख। बिलसंड अभिलेख है जो कुमारगुप्त से संबंधित है। और चौथे नंबर पर है सारनाथ अभिलेख। सारनाथ अभिलेख है जो कुमारगुप्त द्वितीय से संबंधित है। तो एरन अभिलेख भानुगुप्त का, भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त का, बिलसंड अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम का और सारनाथ अभिलेख जो कुमारगुप्त द्वितीय का। बी, सी, ए और डी द नंबर ऑप्शन। सारनाथ से कुमारगुप्त द्वितीय व बुद्धगुप्त के अभिलेख मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दे रखे हैं। पहला है कि गुप्त काल में गंगा के मैदान में नगरीय केंद्रों का पतन हुआ। गुप्त काल में जो गंगा के मैदान में नगरीय केंद्रों का पतन हुआ यह सही है। दूसरा है कि इस काल में वाणिज्य व व्यापार में गिरावट आई। इस काल में वाणिज्य व व्यापार में गिरावट आई ये बात भी सत्य है। तो दोनों ही ऑप्शन इसके राइट होंगे। 6 नंबर ऑप्शन। आर एस शर्मा ने भारतीय उपमहाद्वीप में मौर्योत्तर काल को नगरीकरण का सर्वश्रेष्ठ काल माना है। पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर उन्होंने गुप्त काल के नगरों में के पतन की प्रक्रिया को उल्लेखित किया। कालिदास के रघुवंश में नगरों के पतन की व्याख्या लंबी दूरी के व्यापार के पतन के साथ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि गुप्त साम्राज्य प्रांतों में बंटा था जिसे भुक्ति कहते थे। गुप्त साम्राज्य जो प्रांतों में बंटा था उन प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था यह बात सत्य है। दूसरा कि सीमांत प्रांत का गवर्नर गोप्ता कहलाता था। सीमांत प्रांत का गवर्नर जो गोप्ता कहलाता था यह भी सत्य है। तीसरा कि आंतरिक प्रांत का गवर्नर उपरिक कहलाता था। सीमांत प्रांत का गवर्नर गोप्ता और आंतरिक प्रांत का गवर्नर उपरिक कहलाता था यह बात भी सत्य है। चौथा है इनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी तो यह बात भी सत्य है। चारों ऑप्शन इसके राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में अपहृत थी। गुप्त काल में अपहृत क्या था तो अपहृत जो बिना ज्योति जंगली भूमि होती थी उन्हें अपहृत कहा जाता था। अपहृत बिना ज्योति जंगली भूमि। उर्वरा उर्वरा जो उपजाऊ भूमि। ऊसर ऊसर जो बंजर भूमि को कहा जाता था। सादल सादुल है जो घास या दूब युक्त जो भूमि होती थी उसे सादुल कहा जाता था। और नदी मातृक नदी द्वारा सिंचित भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। गुप्त काल में पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी उसे दंडपाशिक कहा जाता था। दंडपाशिक जो पुलिस विभाग का प्रधान, महादंड नायक, मुख्य न्यायाधीश, विनय स्थिति स्थापक, धर्म या नैतिकता का प्रधान अधिकारी और महाबलाधिकृत जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में स्थित पहाड़पुर ताम्रपत्र अभिलेख किस गुप्त शासक के काल का है। बांग्लादेश में स्थित पहाड़पुर जो ताम्रपत्र अभिलेख है यह कौन से गुप्त शासक के काल का है तो यह बुद्धगुप्त के काल का। बुद्धगुप्त के शासन काल का एक ताम्रलेख
पहाड़पुर पूर्वी बंगाल से प्राप्त हुआ है, जिससे पता चलता है कि एक जैनाचार्य ने जैन विहार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र प्रांत का गोप्ता कौन था? स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र प्रांत का गोप्ता कौन था? तो यह था पर्णदत्त। ए नंबर ऑप्शन। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। पर्णदत्त ने अपने पुत्र चक्रपालित को सौराष्ट्र प्रांत के अंतर्गत आने वाले जूनागढ़ का नगर प्रशासक नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में किस भूमि अनुदान में प्राप्तकर्ता भूमि से प्राप्त आय का उपभोग कर सकता था, लेकिन भूमि को हस्तांतरित नहीं कर सकता था। भूमि अनुदान में प्राप्तकर्ता भूमि से प्राप्त आय का उपभोग तो कर सकता था, लेकिन भूमि को हस्तांतरित नहीं कर सकता था। तो अक्षय निवि धर्म, स नंबर ऑप्शन। अक्षय निवि धर्म इस भूमि अनुदान से प्राप्त भूमि का सिर्फ उपयोग कर सकते थे, भूमि को हस्तांतरित नहीं कर सकते थे। निवि धर्म मृत्यु के पश्चात राज्य पुनः भूमि को अपने अधिकार में ले सकता था। अप्रदा निवि धर्म राज्य कभी भी भूमि वापस ले सकता था, मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी उपभोग कर सकते थे। निवि धर्म 6 हस्तांतरित भी कर सकता था, यानी बेच भी सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में पूर्वी भारत का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है? गुप्त काल में पूर्वी भारत का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह ताम्रलिप्ति बंदरगाह। ताम्रलिप्ति पूर्वी तट और भड़ोच भृगुगच पश्चिमी तट का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख का लेखक कौन है? कुमारगुप्त का जो मंदसौर अभिलेख है, इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है वत्स भट्टी। मंदसौर अभिलेख जो मध्य प्रदेश के दसपुर से मिला है, इसमें कुमारगुप्त प्रथम को संपूर्ण पृथ्वी का शासक बताया गया है। सुमेर पर्वत व कैलाश पर्वत का भी इस मंदसौर अभिलेख में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नाटक में चारुदत्त नामक ब्राह्मण व एक गणिका वसंत सेना के प्रेम प्रणय का वर्णन है? किस नाटक में चारुदत्त नामक ब्राह्मण और वसंत सेना नामक गणिका के प्रेम प्रणय का वर्णन है? तो मृच्छकटिकम में। ए नंबर ऑप्शन। मृच्छकटिकम जिसका अर्थ है मिट्टी की गाड़ी, शूद्रक द्वारा लिखी गई इस कृति में चारुदत्त नामक ब्राह्मण व गणिका वसंत सेना के प्रेम प्रणय का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल प्रसिद्ध वास्तुकार कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल प्रसिद्ध वास्तुकार कौन था? तो वास्तुकार था शंकु। शैंपणक जो था यह ज्योतिष था। वर रुचि जो है व्याकरणाचार्य थे, और घटक पर जो कूटनीतिज्ञ थे, और मूर्तिकला और वास्तुकला के नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में किन किस श्रेणी का उल्लेख हुआ है? कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में किन किस श्रेणी का उल्लेख हुआ है? तो रेशम बुनकरों की श्रेणी का। मंदसौर का पुराना नाम दसपुर था। मंदसौर अभिलेख एक प्रशस्ति है। 44 श्लोकों वाली इस प्रशस्ति की रचना कुमारगुप्त प्रथम के दरबारी कवि वत्स भट्टी ने की है। इसमें मालवा का राज्यपाल बंधु वर्मा को बताया गया है। इसमें लाट प्रदेश गुजरात गुजरात से एक पटवा या तंतुवा यानी रेशम बुनकरों की श्रेणी के मंदसौर आने व एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने का उल्लेख है। मालव संवत 493 436-37 ईस्वी मालव संवत 493 में इस मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। वज्रपात के कारण क्षतिग्रस्त होने पर इस श्रेणी ने मालव संवत 529 यानी कि ईस्वी संवत 472 से 73 में इसकी मरम्मत के लिए धन उपलब्ध करवाया। श्रेणी संगठन ने वत्स भट्टी के मंदिर को निर्माण व पुनर्जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी सौंपी थी। वत्स भट्टी स्वयं भी सूर्य का उपासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कंदगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? स्कंदगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? और विष्णुगुप्त। द नंबर ऑप्शन विष्णुगोप।
कांची के राजा विष्णुगोप पल्लव वंश से संबंधित है। विष्णुगोप को समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ विजय के दौरान पराजित किया। महेंद्र कौशल के राजा स्वामीदत्त कोठार उड़ीसा के राजा नीलराज अविमुक्ति आंध्र के राजा हस्तिवर्मन वेंगी के राजा महेंद्रगिरी पिष्ट के राजा गोदावरी के निकट आंध्र प्रदेश में दमन एरंडपल के राजा उग्रसेन पालक कुबेर देवराष्ट्र के राजा धनंजय कुश स्थलपुर के राजा को भी दक्षिणापथ की विजय में पराजित किया। दक्षिण के कुल 12 राजा को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कृति में कार्तिकेय के जन्म की कथा वर्णित है। कौन सी कृति में कार्तिकेय के जन्म की कथा वर्णित है? तो यह कथा वर्णित है कुमार संभव के अंदर। शिव पार्वती की संतान है कार्तिकेय। यह जो कुमार संभव है यह 17 सर्गों के अंदर विभक्त है। इसके अंदर शिव और पार्वती के प्रेम का विवरण भी दिया गया है। इसके अलावा जो ऋतुसार है कालिदास की रचना है, इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है। विक्रमोवंश भी कालिदास की रचना है। यह 5 खंडों में विभाजित है। विक्रम को इंद्र की अप्सरा उर्वशी के मध्य प्रेम का वर्णन इसमें दिया गया है। और देवी गुप्त चंद्रम, इसके अंदर रामगुप्त की पत्नी ध्रुवा देवी व चंद्रगुप्त की कहानी का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कौन से गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्न में से कौन कौन से मंदिर है जो मध्य प्रदेश में? तो भुमरा का शिव मंदिर, नाचना कुठार का मंदिर, एरन का विष्णु मंदिर और पिपरिया का विष्णु मंदिर। पिपरिया का विष्णु मंदिर जो सतना जिले में, एरन का विष्णु मंदिर है जो सागर जिले में। ये चारों ही मंदिर है जो मध्य प्रदेश में है। तो 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्मृति में ब्राह्मणों को कृषि का अधिकार दिया गया। कौन सी स्मृति के अंदर ब्राह्मणों को कृषि का अधिकार दिया गया? तो पाराशर स्मृति में। पाराशर स्मृति के अनुसार ब्राह्मण स्वयं खेती कर सकता है, स्वयं न करे तो खेतीहारों से करवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में स्कंदगुप्त का पुष्य मित्रों तथा हुणों के साथ संघर्ष का उल्लेख है। किस अभिलेख में स्कंदगुप्त का पुष्य मित्रों व हुणों के साथ संघर्ष का उल्लेख है? तो भीतरी स्तंभ लेख में। स्कंदगुप्त के अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख, सौराष्ट्र गुजरात का। जिस समय वह शासन कर रहा था उसकी प्रजा में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो धर्मच्युत हो या दुखी, दरिद्र, लोभी या दंडनीय होने के कारण अत्यंत सताया गया हो। स्कंदगुप्त के हुणों पर विजय का उल्लेख है। इसके बाद सौराष्ट्र प्रांत में पर्णदत्त को अपना गोप्ता या राज्यपाल नियुक्त किया। गिरनार के पूर्वपति चक्रपालित द्वारा सुदर्शन झील के बांध के जीर्णोद्धार का वर्णन भी मिलता है। भीतरी स्तंभ लेख, इसमें पुष्यमित्र व हुणों के साथ स्कंदगुप्त के संघर्ष का वर्णन है। इसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त की माताओं के नाम दिए गए हैं। विष्णु मंदिर के निर्माण हेतु एक गांव का अनुदान दिए जाने का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त कहोम स्तंभ लेख यूपी, बिहार स्तंभ लेख, इंदौर ताम्र पत्र लेख, सुपिया अभिलेख और गढ़वा अभिलेख भी स्कंदगुप्त के हैं। इसके अनुसार भारतीय कपड़ा इतना महीन होता गया कि मनुष्य की बाहर आने वाली सांस से भी उड़ जाता था। किसके अनुसार भारतीय कपड़ा जो इतना महीन होता गया कि मनुष्य की बाहर आने वाली सांस से भी उड़ सकता था? तो कालिदास, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य कथन है? पहला है कि पर्दा प्रथा की शुरुआत हो चुकी थी। गुप्तकालीन समाज में गुप्तकाल आते आते पर्दा प्रथा की शुरुआत हो चुकी थी, यह सत्य है। विधवा पुनर्विवाह असंभव था, तो ऐसा नहीं है। विधवा पुनर्विवाह होता था, उसके लिए पुनर्भु शब्द का प्रयोग भी हुआ है। तो बे नंबर ऑप्शन इसका गलत है। 6 नंबर, सती प्रथा का अधिक प्रचलन नहीं था, तो सती प्रथा का अधिक प्रचलन नहीं था। और चौथा बाल विवाह प्रचलित थे, तो ए शायद सही है। बे नंबर जो इसका गलत होगा। विधवाओं का पुनर्विवाह असंभव नहीं था। अमरकोश में विधवा पुनर्विवाह के लिए पुनर्भु शब्द का प्रयोग हुआ है। बृहस्पति ने जहां विधवाओं को ब्रह्मचर्य का पालन करने या सती हो जाने की बात कही है, वहीं
नारद और पाराशर स्मृति में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। पर्दा प्रथा का अधिक प्रचलन नहीं था, लेकिन कुलीन घरों की महिलाएं बाहर निकलते समय घूंघट रखती थी। लड़कियों का विवाह 12-13 वर्ष की उम्र में हो जाता था। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सती प्रथा का स्पष्ट उल्लेख है, लेकिन अधिक प्रचलित नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कंदगुप्त कालीन किस अभिलेख में मद्र नामक व्यक्ति के द्वारा 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के निर्माण का उल्लेख मिलता है। स्कंदगुप्त कालीन किस अभिलेख में मद्र नामक व्यक्ति के द्वारा 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के निर्माण का उल्लेख है? तो कहोम अभिलेख। द नंबर ऑप्शन। रुद्रसोम के पुत्र मद्र द्वारा ककुम गांव में एक शैल स्तंभ पर यह मूर्तियां बनवाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक के काल की मुद्राएं सर्वाधिक वजनी है? निम्न में से किस शासक के काल की जो मुद्राएं वह सर्वाधिक वजनी है? तो स्कंदगुप्त के काल के। स्कंदगुप्त से पूर्व मुद्राएं 118 से 123 ग्रेन की थी, वहीं स्कंदगुप्त के काल की मुद्राएं 130 से 132 ग्रेन की है। कुछ धनुर्धारी प्रकार की मुद्राएं तो 144 ग्रेन की भी है। स्कंदगुप्त के बाद के कुछ शासकों की मुद्राएं और भी ज्यादा वजनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मथुरा स्तंभ लेख के अनुसार किसने माहेश्वर संप्रदाय के आचार्य की स्मृति में उपमितेश्वर व कपिलेश्वर नामक शिवलिंगों की स्थापना की थी? मथुरा स्तंभ लेख के अनुसार किसने माहेश्वर संप्रदाय के आचार्यों की स्मृति में उपमितेश्वर व कपिलेश्वर नामक शिवलिंगों की स्थापना की थी? तो यह की थी उदिताचार्य ने। उदिताचार्य द्वारा उपमति विमल और कपिल विमल की स्मृति में स्थापित चंद्रगुप्त द्वितीय के समय मथुरा पाशुपत संप्रदाय के लोगों का एक प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में पूर्वी रोमन साम्राज्य बाइजेंटाइन को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु कौन सी थी? तो गुप्त काल में पूर्वी रोमन साम्राज्य को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु रेशम। ए नंबर ऑप्शन। प्रमुख निर्यात की जाने वाली वस्तु में रेशम, मसाले, मोती और चंदन। रेशम महंगा था और कुलीन लोगों द्वारा ही अधिक पहना जाता था। मंदसौर अभिलेख में लिखा है, हे नारी, यद्यपि तुम यौवन और रंग रूप से परिपूर्ण हो, लेकिन फिर भी तुम्हें रेशमी कपड़ों के बिना तुम्हें सौंदर्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्मृति में यह विधान है कि ब्राह्मण यदि द्विजों द्वारा अन्न प्राप्त करके अपनी जीविका नहीं चला पा रहा है तो वह शूद्र से ग्रहण कर सकता है? कौन सी स्मृति में लिखा गया कि ब्राह्मण यदि द्विजों द्वारा अन्न प्राप्त करके अपनी जीविका नहीं चला पा रहा है तो वह शूद्र से ग्रहण कर सकता है? याज्ञवल्क्य। 6 नंबर ऑप्शन। याज्ञवल्क्य की स्मृति में। इससे पहले मनु स्मृति में यह प्रावधान था कि ब्राह्मण शूद्र से अन्न ग्रहण नहीं कर सकता। गुप्त काल में अंगूठन शब्द का प्रयोग हुआ है किसके लिए? पर्दा प्रथा के लिए। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल में अंगूठन शब्द कुलीन घरों की महिलाओं द्वारा घूंघट रखने के संबंध में प्रयुक्त हुआ है। पर्दा प्रथा उत्तर भारत में थी, दक्षिण भारत में पर्दा प्रथा नहीं थी। विधवाओं के पुनर्विवाह पर विरोधाभास है। नारद एवं पाराशर स्मृति में पुनर्विवाह की अनुमति है, जबकि बृहस्पति में विधवाओं को ब्रह्मचर्य का पालन करने या सती होने की सलाह दी गई है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में पति के पुत्र विहीन मरने पर स्त्री को पति की संपत्ति का अधिकारी माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में टिक्किन नामक अधिकारी का कार्य होता था। गुप्त काल में टिक्किन नामक अधिकारी का कार्य क्या होता था? तो टिक्किन नामक अधिकारी का कार्य होता था सड़कों की देखरेख करना। ए नंबर ऑप्शन। टिक्किन सड़कों की देखरेख करना। देवीर लिपिक या लेखक। कर्णिक भूमि संबंधी अभिलेखों का संरक्षक। ध्रुवाधिकरण भूकर संग्रह करता। और न्यायाधिकरण भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि गुप्त काल में दास प्रथा कमजोर हुई थी। तो गुप्त काल में दास प्रथा कमजोर हुई, यह सही है। नारद स्मृति में दास मुक्ति अनुष्ठान का विधान दिया गया है। तो दोनों ही ऑप्शन इसके राइट होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रस्तुति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य कथन है। प्रयाग प्रस्तुति के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कि इसकी भाषा संस्कृत है। प्रयाग प्रस्तुति संस्कृत में लिखी गई है, ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, चंपू शैली में लिखी गई है। तो ब्राह्मी लिपि, चंपू शैली, इसका प्रारंभिक भाग गद्य भाग में, तो इसका प्रारंभिक भाग है जो गद्य में नहीं बल्कि पद्य भाग में, बाद का भाग है जो गद्य में है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। 1, 2 और 3 सही है, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस इतिहासकार ने गुप्तों को क्षत्रिय नहीं माना। कौन से इतिहासकार ने गुप्तों को क्षत्रिय नहीं माना था। तो केपी जायसवाल ने, ए नंबर ऑप्शन। इलाहाबाद कौशाम्बी स्तंभ को बार बार लेख अंकित करने हेतु इस्तेमाल किए जाने के कारण किस इतिहासकार ने ऐतिहासिक पुनरांकन का नाम दिया है। इलाहाबाद कौशाम्बी स्तंभ लेख को बार बार लेख अंकित करने हेतु इस्तेमाल किए जाने के कारण किस इतिहासकार ने ऐतिहासिक पुनरांकन का नाम दिया है। रोमिला थापर ने, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह गुप्त शासक स्वयं वैष्णव था। वह गुप्त शासक स्वयं वैष्णव था तथा उसका मंत्री शैव था और उसका सेनापति बौद्ध था। तो वह गुप्त शासक कौन था। जो स्वयं तो वैष्णव था, उसका विदेश मंत्री शैव था और उसका सेनापति जो बौद्ध था। तो वह गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय स्वयं वैष्णव था, उसका संधि विग्रह वीरसेन और मंत्री शिखर स्वामी शैव थे और उसका सेनापति आम्रकार्दव जो बौद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख के संबंध में कौन से कथन सत्य कथन है। पहला है कि इस पर प्रथम लेख मौर्य सम्राट अशोक का है। इलाहाबाद स्तंभ लेख का प्रथम जो लेख है यह मौर्य सम्राट अशोक है, यह सत्य है। यह कौशाम्बी में स्थित है। इलाहाबाद स्तंभ लेख है जो कौशाम्बी में स्थित है, यह बात भी सत्य है। तीसरा ऑप्शन है कि अकबर के काल में इसे प्रयागराज स्थानांतरित कर दिया। अकबर के काल में इस इलाहाबाद स्तंभ लेख को जो प्रयागराज स्थानांतरित कर दिया, यह भी सत्य है। चौथा, इस पर जहांगीर और बीरबल के भी लेख है। तो चारों ही ऑप्शन है जो इसके राइट होंगे, द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की किस गुफा को राशि चक्र गुफा व चित्रशाला भी कहा जाता है। अजंता की कौन सी गुफा को राशि चक्र और चित्रशाला भी कहा जाता है। तो यह कहा जाता है अजंता की गुफा संख्या 17 को। अजंता की गुफा संख्या 17 में सर्वाधिक चित्र है। इसमें महात्मा बुद्ध के गृह त्याग, राहुल का समर्पण, माता व शिशु, महाकपि जातक, मृग जातक, सिंहला वदान की कथा इत्यादि के चित्र उत्कीर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरणासन राजकुमारी का चित्र अजंता की कौन सी गुफा में। मरणासन राजकुमारी का जो चित्र है यह अजंता की गुफा संख्या 16 के अंदर चित्रित है। अजंता की 29 में से 16, 17 और 19 नंबर गुफा गुप्तकालीन है। गुफा संख्या 16 को अजंता की गुफाओं का स्वागत द्वार भी कहा जाता है। इसके द्वार पर स्वागत के लिए 2 हाथियों का अंकन है। इस गुफा के सबसे प्रसिद्ध चित्र मरणासन राजकुमारी का चित्र है। नंद का संग प्रवेश, हस्ती जातक, महाउमंग जातक, खीर लाती सुजाता, माया देवी का स्वप्न, अजात शत्रु व बुद्ध की भेंट, महाभिनिष्क्रमण आदि अनेक चित्र गुफा संख्या 16 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गुप्तकालीन मूर्तिकारों एवं उनके प्राप्ति स्थानों को सम्मिलित कीजिए। गुप्तकालीन मूर्तियों और उनके प्राप्ति स्थलों। तो सबसे पहले नंबर पर है मूर्ति एक मुखी शिवलिंग। एक मुखी शिवलिंग जो हमें मिली है यह भूमरा और खोह से मिली है। भूमरा और खोह से एक मुखी शिवलिंग मिली है। चतुर्मुखी शिवलिंग, चतुर्मुखी शिवलिंग मिली है जो कर्मदंडा से मिली है। चतुर्मुखी शिवलिंग कर्मदंडा से शिव का हरिहर रूप, शिव का जो हरिहर रूप की मूर्ति मिली है यह मिली विदिशा से। और 10 भुजाओं वाले तांडव करते हुए शिव, 10 भुजाओं वाले तांडव करते हुए शिव की जो प्रतिमा प्राप्त हुई है यह प्राप्त हुई है उज्जैन से। तो डी, सी, बी और ए, द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध की अभय मुद्रा में तांबे की 7.5 फीट ऊंची प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है। बुद्ध की अभय मुद्रा में तांबे से की 7.5 फीट ऊंची प्रतिमा कहां से मिली है। तो यह मिली है सुल्तानगंज से, द नंबर ऑप्शन। सुल्तानगंज बिहार। अभय मुद्रा में तांबे की 7.5 फीट ऊंची मूर्ति। मथुरा यूपी। बुद्ध के खड़े समभंग मुद्रा की
7 फीट 2.5 इंच की मूर्ति, सारनाथ यूपी से बुद्ध की पद्मासन में बैठे धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा की पाषाण मूर्ति और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से बुद्ध की धर्मचक्र पर परिवर्तन मुद्रा में पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन मंदिरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। गुप्तकालीन मंदिरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो सत्य कथन है। पहला कथन है कि गुप्तकालीन मंदिर नागर शैली में बने थे। गुप्तकालीन जो मंदिर है नागर शैली के अंदर बने थे, यह बात सही है। दूसरा कि अधिकांश मंदिर पाषाण निर्मित है, लेकिन ईंटों से बने मंदिर भी मिले हैं, यह बात भी सत्य है। तीसरा कि गुप्तकालीन मंदिर शिखर युक्त थे, तो शिखर युक्त नहीं थे बल्कि अधिकांश मंदिर है जो शिखर विहीन थे, तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। चौथा, शुरुआती मंदिर वर्गाकार थे, तो शुरुआती मंदिर वर्गाकार थे, ये बात भी सही है, तो 3 नंबर इसका गलत होगा। 1, 2 और 4 सही है, 6 नंबर ऑप्शन। शुरुआती गुप्तकालीन मंदिर सपाट छत वाले थे, बाद में मंदिरों में शिखर का निर्माण शुरू हुआ। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल का पहला शिखर युक्त मंदिर है। मंदिर वर्गाकार चबूतरे पर बने होते थे, जिसके चारों ओर सीढ़ियां होती थी। बाद के काल में मंडप के निर्माण के कारण मंदिर आयताकार होने लगे। मंदिर निर्माण के तीसरे चरण पर पंचायतन शैली में मंदिर बनने लगे। प्रमुख देवताओं के मंदिरों के साथ चारों ओर 4 गौण देवताओं के मंदिर है। दशावतार मंदिर भी पंचायतन शैली में बना है। यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश स्थित उदयगिरी गुहा लेख किस गुप्त शासक के काल में उत्कीर्ण किए गए हैं। मध्य प्रदेश स्थित उदयगिरी गुहा लेख जो किस गुप्त शासक के काल में उत्कीर्ण किए गए हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गुप्त काल की जानकारी के लिए कौन सा पुराण महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से गुप्त काल की जानकारी के लिए कौन सा पुराण महत्वपूर्ण है, तो वायु पुराण। वायु पुराण और विष्णु पुराण, ये 2 पुराण है जिनमें गुप्तकालीन जानकारियां मिलती है। वायु पुराण में कहा गया कि गंगा नदी के किनारे प्रयाग मगध में गुप्त शासन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं व रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहली जो रचना है वो है काव्य अलंकार। काव्य अलंकार है जो भामे की रचना है। दूसरे नंबर पर है भुआना भ्युदयम। भुआना भ्युदयम है जो यह जो रचना है शंकु की है। तीसरे नंबर पर है पत्र कौमुदी। पत्र कौमुदी वर रुचि की। और 10 कुमार चरित, 10 कुमार चरित जो रचना है इसकी रचना की थी दंडिन के द्वारा। तो डी, सी, बी और ए, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आर्यभट्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। पहला है कि आर्यभट्ट का जन्म कुसुमपुर कुसुमपुर पाटलिपुत्र में हुआ था, तो यह सत्य है। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ना कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की जो बात कही थी यह वराहमिहिर ने कही थी, ना कि आर्यभट्ट ने। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। आर्यभट्ट ने चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण की व्याख्या की। आर्यभट्ट ने पाई का मान ज्ञात किया था। तो ए, से और द सही है। 2 नंबर है जो इसका गलत होगा। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। वराहमिहिर ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर। आर्यभट्ट ने पाई का मान 10.4 स्थानों तक ज्ञात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक की उपाधि महेंद्रादित्य थी। कौन से गुप्त शासक की उपाधि जो महेंद्रादित्य थी, तो यह थी कुमारगुप्त प्रथम की। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कंदगुप्त के सोफिया अभिलेख में गुप्तों की वंशावली किस शासक से शुरू होती है। स्कंदगुप्त के सोफिया अभिलेख में गुप्तों की जो वंशावली है यह कौन से शासक से शुरू होती है, तो घटोत्कच से। 2 नंबर ऑप्शन। इसमें गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। इसमें सर्वप्रथम घटोत्कच और फिर समुद्रगुप्त का नाम दिया है, यानी चंद्रगुप्त का नाम नहीं है। इसके बाद विक्रमादित्य और महेंद्रादित्य का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमारगुप्त प्रथम का करमदंडा अभिलेख किस
देवता की मूर्ति के नीचे अंकित है। कुमारगुप्त प्रथम का कर्मदंड अभिलेख किस देवता की मूर्ति के नीचे अंकित है? तो शिव, 6 नंबर ऑप्शन। लगभग 436 ईस्वी का यह अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के कुमारामात्य और बलाधिकृत पृथ्वीसेन द्वारा स्थापित शिव की मूर्ति के नीचे अंकित है। इस अभिलेख की शुरुआत भी महादेव की उपासना से होती है। इसमें स्थापित लिंग को पृथ्वीश्वर कहा गया। इसमें छांदोग्याचार्य, अश्ववाजी, अयोध्या के ब्राह्मणों और देवद्रोणी का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित मेहरौली स्तंभलेख कहाँ स्थित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित मेहरौली स्तंभलेख कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में लौह स्तंभ पर संस्कृत भाषा का अभिलेख है, जिसमें 3 पंक्तियों में चंद्र नामक शासक की उपलब्धियों का वर्णन है। इस अभिलेख पर तिथि अंकित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार गुप्त वंश की उत्पत्ति वेश्यों से नहीं मानता है? तो कौन सा इतिहासकार है जो गुप्त वंश की उत्पत्ति है जो वेश्यों से नहीं मानता? तो A.S. अल्तेकर, S.K. अयंगर और रोमिला थापर, ये तीनों जो गुप्त वंश की उत्पत्ति वेश्यों से मानते हैं। वहीं आर जी मजूमदार है जो गुप्त वंश की उत्पत्ति वेश्यों से नहीं बल्कि क्षत्रियों से मानते हैं। तो गुप्त वंश की उत्पत्ति पर विभिन्न जो विद्वानों के मत है, इसमें क्षत्रियों से इनकी उत्पत्ति बताते हैं R.C. मजूमदार, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा और सुधाकर चट्टोपाध्याय। गुप्तों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताने वालों में नाम है हेमचंद्र राय चौधरी और दशरथ शर्मा। गुप्तों की उत्पत्ति वेश्यों से बताते हैं अल्तेकर, अयंगर, R.S. शर्मा, रोमिला थापर और परमेश्वरी लाल गुप्त। और गुप्तों की उत्पत्ति शूद्र से बताने वाले विद्वानों में नाम आता है K.P. जायसवाल का। वज्जिका के संस्कृत नाटक कौमुदी महोत्सव के आधार पर इन्होंने यह बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त, 2 नंबर ऑप्शन। विष्णुगुप्त अंतिम शासक था। इसे बंगाल के शासक समाचार देव ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वर्ण मुद्रा समुद्रगुप्त ने नहीं चलाई? कौन सी स्वर्ण मुद्रा जो समुद्रगुप्त ने नहीं चलाई थी? तो व्याघ्र निहंता चलाई थी, अश्वमेघ प्रकार की भी चलाई थी और वीणाधारी प्रकार की भी चलाई थी। कार्तिकेय प्रकार की मुद्रा जो ये समुद्रगुप्त के द्वारा नहीं चलाई गई थी। कार्तिकेय या मयूर प्रकार, यह मुद्रा कुमारगुप्त प्रथम ने चलाई। इसमें राजा को मोर राजा को मोर को कुछ खिलाते हुए प्रदर्शित किया गया है। इसके पृष्ठभाग में मयूर पर सवार कार्तिकेय का अंकन है। कुमारगुप्त प्रथम की खड़गधारी मुद्रा भी एक नवीन प्रकार की मुद्रा थी। खड़ग निहंता प्रकार की एक मुद्रा में उसे गेंडे का शिकार करते दिखाया गया है। कुमारगुप्त ने गजारोही और अप्रतीक प्रकार की मुद्रा जारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजशेखर की काव्य मीमांसा के अनुसार गुप्त काल में किस स्थान पर एक विद्वत परिषद थी जो विद्वानों की परीक्षा लेती थी? राजशेखर की काव्य मीमांसा के अनुसार गुप्त काल में किस स्थान पर एक विद्वत परिषद थी जो विद्वानों की परीक्षा लेती थी? तो उज्जैन। उज्जैनी चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी। राजशेखर की काव्य मीमांसा के अनुसार यहाँ इस परीक्षा का आयोजन होता था। राजशेखर के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने राजमहल में केवल संस्कृत बोलने की अनुमति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कितने प्रकार के स्वर्ण सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त द्वितीय ने कितने प्रकार के स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? तो 8 प्रकार के स्वर्ण सिक्के। धनुर्धारी प्रकार, ध्वजाधारी या दंडधारी प्रकार, सिंह निहंता प्रकार, पर्यक या पलंग प्रकार, अश्वारोही प्रकार, छत्रधारी प्रकार, पर्यक राजा रानी और चक्र विक्रम प्रकार के स्वर्ण सिक्के। दंडधारी प्रकार में दाएं हाथ में अग्नि कुंड में आहुति दे रहा और बाएं हाथ के नीचे चंद्रगुप्त अंकित है और एक लेख है। इसके पृष्ठ भाग पर मंचासिनी देवी और परम भागवत लिखा गया है। छत्र प्रकार के सिक्के लगभग दंडधारी जैसे हैं। इसमें आहुति देते राजा के साथ एक बोना आदमी है और महाराजा धीराज श्री चंद्रगुप्त है लिखा है। इसके पृष्ठ भाग पर खड़ी देवी और विक्रमादित्य अंकित है।
अश्वारोही प्रकार के सिक्कों पर परम भागवत महाराजा धीराज श्री चंद्रगुप्त और पृष्ठभाग में अजीत विक्रम अंकित है। पर्यंक प्रकार के सिक्कों पर राजा पलंग पर आसीन है और वो परम भागवत महाराजा धीराज श्री चंद्रगुप्त अंकित है, जबकि इसके पृष्ठभाग पर सिंहासन पर लक्ष्मी और श्री विक्रम लिखा है। पर्यंक राजा रानी प्रकार के सिक्कों में पलंग पर आमने सामने राजा रानी बैठे हैं। चंद्र विक्रम प्रकार के सिक्कों में भगवान विष्णु राजा को तीन गोल वस्तु दे रहा है और इस पर चक्र विक्रम अंकित है। सिंह नियता प्रकार के सिक्कों में राजा को सिंह को मारते हुए दिखाया गया है और पृष्ठभाग पर सिंहवासिनी दुर्गा व नरेंद्र चंद्र और सिंह विक्रम अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त की किस नीति को हेमचंद्र राय चौधरी ने धर्म विजय की नीति कहा? निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त की कौन सी नीति को हेमचंद्र राय चौधरी ने धर्म विजय की नीति कहा था? तो ग्रहण मोक्षानुग्रह। दक्षिण के राज्यों के प्रति अपनाई गई ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति को राय चौधरी ने धर्म विजय कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त ने किनके प्रति आत्मनिवेदन कन्योपायन दान करुतमंदक सब विषय भुक्ति शासन। आत्मनिवेदन कन्योपायन दान गरुतमंदक स्व विषय भुक्ति शासन की नीति अपनाई थी? तो यह नीति अपनाई थी विदेशी राज्यों के प्रति। बे नंबर ऑप्शन। आठविक राज्य परचारीकृत सेवक बना लिया। विदेशी राज्यों के प्रति आत्मनिवेदन कन्योपायन नीति अपनाई। आर्यावर्त राज्य अर्थात उत्तर भारत के राजाओं के प्रति प्रबोधन समूल विनाश एवं विलय। दक्षिण भारत के राजाओं के प्रति ग्रह मोक्षानुग्रह की नीति, उन पर अनुग्रह दिखाकर साम्राज्य में नहीं मिलाया। और प्रत्यंत राज्य सीमावर्ती राज्य थे, उन पर सर्वकर दाना आज्ञाकरण प्राणागमन कर देंगे, आज्ञा का पालन करेंगे, प्रणाम करेंगे, भेंट देने हेतु आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्र द्वारा आर्यावर्त के प्रथम अभियान में निम्नलिखित में से किस शासक को पराजित करने का उल्लेख नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त द्वारा आर्यावर्त के प्रथम अभियान में निम्नलिखित में से किस शासक को पराजित करने का उल्लेख नहीं है? तो अच्युत का उल्लेख है। नागसेन और कोतकुलज को पराजित किया था। कुबेर को पराजित करने का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति की 13वीं-14वीं पंक्ति में अच्युत, नागसेन व कोतकुलज को पराजित करने का उल्लेख है। 21वीं पंक्ति में दूसरे आर्यावर्त युद्ध अभियान में 9 राजाओं को हराने का उल्लेख है, जिसमें रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी और बलवर्मा के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त द्वारा कितने गणराज्यों को पराजित करने का उल्लेख है? प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त द्वारा कितने गणराज्यों को पराजित करने का उल्लेख है? तो 9 गणराज्यों को। प्रयाग प्रशस्ति की 22वीं पंक्ति में प्रत्यंत सीमावर्ती राज्यों पर विजय का उल्लेख है। इसमें राजतंत्र भी थे और गणतंत्र भी। राजतंत्रों में समतट, डवाक, कामरूप, कृतपुर, नेपाल, जबकि गणतंत्रों में खरपरिक, प्राजुन, मालव, योधेय, अर्जुनयन, काक, सनकानिक, आभिर और मद्रक थे। 21वीं पंक्ति में आठविक राज्यों पर विजय का उल्लेख है। 23वीं-24वीं पंक्ति में विदेशी शासकों का उल्लेख है। देवपुत्र वहानुशाही, ये कुषाण थे। समुद्रगुप्त का एक समकालीन कुषाण शासक किरदार था। शक समुद्रगुप्त कालीन शक शासक रुद्र सिंह तृतीय था। वह मालवा काठियावाड़ इलाके में शासन करता था। मुरुंड, इनके क्षेत्र को लेकर विद्वान एकमत नहीं है। सिंहल समुद्रगुप्त कालीन सिंहल नरेश मेघवन या मेघकर्ण था। चीनी लेखक वांग वहेन सी की पुस्तक हिंग चीन योन से पता चलता है कि मेघवर्ण ने बोध गया में सिंहली बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक विहार बनाने की अनुमति ली थी। हवेनसांग ने इस विहार को देखा था और इसे महाबोधि संग्राम कहा। हवेनसांग के अनुसार सिंहली शासक ने समुद्रगुप्त को अपने देश के समस्त रत्न भेंट कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताएं कि कौन से कथन सत्य है।
पहला के चंद्रगुप्त प्रथम पहला गुप्त शासक था जिसने अपने सिक्के जारी किए। तो चंद्रगुप्त प्रथम पहला गुप्त शासक था जिसने अपने सिक्के जारी किए थे, ये बात सही है। दूसरा कि चंद्रगुप्त प्रथम ने एक ही प्रकार की स्वर्ण मुद्रा जारी की थी, ये भी सत्य है। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा राजा रानी प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई। चंद्रगुप्त प्रथम की स्वर्ण मुद्रा पर रानी के लिए श्री कुमार देवी या कुमार देवी श्री व राजा का नाम चंद्र अंकित है। तो चारों ही कथन इसके सही है। चंद्रगुप्त प्रथम की स्वर्ण मुद्रा के पीछे सिंह पर आसीन देवी प्रदर्शित है और लिच्छवी लिखा है। कुमार देवी लिच्छवी कुल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक की एक स्वर्ण मुद्रा मध्य जावा में मिली है? कौन से गुप्त शासक की एक स्वर्ण मुद्रा मध्य जावा से मिली है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बयाना निधि से किस गुप्त शासक का सिर्फ एक ही सिक्का मिला है? बयाना निधि से कौन से गुप्त शासक का सिर्फ एक ही सिक्का मिला है? तो स्कंदगुप्त का। चंद्रगुप्त द्वितीय के यहाँ से 798 मुद्राएं मिली है, वहीं कुमार गुप्त की 623 मुद्राएं मिली है, लेकिन स्कंदगुप्त के जो सिर्फ एक ही सिक्का मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त के कौन से प्रकार के सिक्कों पर पृष्ठ भाग में राजमहेशी दत्त देवी को दर्शाया गया है? समुद्रगुप्त के कौन से प्रकार के सिक्कों पर के पृष्ठ भाग पर राजमहेशी दत्त देवी दर्शाया गया है? तो अश्वमेध प्रकार के सिक्कों पर। अश्वमेध प्रकार यही एकमात्र सिक्के हैं जिन पर स्वयं समुद्रगुप्त को नहीं दर्शाया गया। अश्वमेध प्रकार के स्वर्ण सिक्के समुद्रगुप्त व कुमारगुप्त प्रथम ने जारी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बयाना निधि से प्राप्त समुद्रगुप्त के 183 सिक्कों में से सर्वाधिक किस प्रकार के हैं? बयाना निधि से प्राप्त समुद्रगुप्त के 183 सिक्कों में से सर्वाधिक किस प्रकार के हैं? तो ध्वजधारी प्रकार के। बयाना निधि से प्राप्त समुद्रगुप्त के 183 में से 143 सिक्के ध्वजधारी या दंडधारी प्रकार के हैं। 1846 में जब बयाना में यह सिक्के मिले तो संभवतः 2100 गुप्तकालीन सिक्के थे, लेकिन अंततः 1821 स्वर्ण मुद्राएं ही उपलब्ध हुई। बयाना निधि से सर्वाधिक सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम के हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, काचगुप्त के सिक्के भी मिले हैं। स्कंदगुप्त का केवल एक ही सिक्का प्राप्त हुआ है। बयाना निधि से चंद्रगुप्त प्रथम से स्कंदगुप्त तक के सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सिक्कों व उन पर अंकित समुद्रगुप्त की उपाधियों को सुमेलित कीजिए। सिक्कों और उन पर समुद्रगुप्त की उपाधियों को सुमेलित करना है, तो सबसे पहले नंबर पर है पराक्रम। पराक्रम जो उपाधि मिली है, यह मिली है गरुड़ प्रकार के सिक्कों पर। दूसरे नंबर पर है महाराजा धीराज। समुद्रगुप्त के महाराजा धीराज जो उपाधि मिली है, यह वीणा वादन प्रकार की सिक्कों पर मिली है। तीसरे नंबर पर है अप्रतिहत। अप्रतिहत जो उपाधि मिली है, यह समुद्रगुप्त के धनुर्धारी प्रकार के सिक्कों पर मिली है। और चौथे नंबर पर है कृतांत परशु। कृतांत परशु जो उपाधि है, यह परशुधारी प्रकार के सिक्कों पर मिली है। तो BACD, बे नंबर ऑप्शन। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की। पहला गरुड़ प्रकार, ध्वजधारी प्रकार या दंडधारी प्रकार के सिक्के। समुद्रगुप्त द्वारा परिवर्तित यह पहली मुद्रा थी और यही सबसे लोकप्रिय थी। इसमें समुद्रगुप्त को यज्ञ में आहुति देते हुए दिखाया गया है। राजा के बाएं हाथ में गरुड़ ध्वज को प्रदर्शित किया गया है। बाएं हाथ के नीचे समुद्र शब्द लिखा हुआ है और छंदोबद्ध मुद्रा लेख है। समर सत वितत विजयोजित रिपुर जितो दिवम जयति। सर्वतः विजयी राजा जिसने सैकड़ों युद्धों में सफलता प्राप्त की और शत्रु को पराजित किया, स्वर्ग श्री प्राप्त करता है। संभवतः छंदोबद्ध मुद्रा लेख लिखने वाला समुद्रगुप्त पहला भारतीय शासक था। इन ध्वजाधारी सिक्कों के दूसरी तरफ सिंहासनासीन देवी है, वहां पराक्रम अंकित है। समुद्रगुप्त की इस ध्वजधारी मुद्राओं पर कुषाणों का प्रभाव दिखाई देता है। दूसरे प्रकार के सिक्के धनुर्धारी प्रकार। इसमें राजा के बाएं हाथ में धनुष, दाएं हाथ में बाण और बाएं हाथ के नीचे समुद्र अंकित है और छंदोबद्ध मुद्रा लेख है। प्रतिरथो विजित्य क्षितिम सुचरित दिवम जयति। पृथ्वी को जीतकर अपराजित राजा सुकर्मों से स्वर्ग प्राप्त करता है। दूसरी तरफ मंचासिनी देवी और लिखा है,
अप्रतिहत, अद्वितीय, अश्वारोही। तीसरे जो प्रकार के सिक्के हैं वो है परशुधारी प्रकार के सिक्के। इसमें समुद्रगुप्त को परशु धारण करते हुए दिखाया गया है। इसके साथ एक बौना आदमी प्रदर्शित है। इस पर छंदोबद्ध मुद्रा लेख लिखा है। कृतांत परशुर्जय कृतांत परशुर्जय जित राज जेता जित है। संहारक परशु धारण करने वाला, अजय राजाओं को भी जीतने वाला, पराभव में सर्वथा अपरिचित राजा विजयी है। पीछे की तरफ वृषभ सरंग और सिंहासनासीन देवी है और लिखा है कृतांत परशु। चौथे प्रकार के सिक्के हैं अश्वमेध प्रकार के सिक्के। पताका युक्त स्तूप के सामने घोड़ा है, उसके नीचे सी लिखकर मुद्रा लेख है। राजा धीराज पृथ्वी वित्वा दिव जैता हाथ वाजी मेध है। राजा धीराज जिसने अश्वमेध यज्ञ किया, पृथ्वी का रक्षण कर स्वर को प्राप्त किया। दूसरे तरफ खड़ी राजमहिषी व मुद्रा लेख है अश्वमेध पराक्रम। पांच प्रकार के सिक्के हैं व्याघ्र निहंता प्रकार। इस प्रकार के समुद्रगुप्त के सिक्के कम मिलते हैं। इस पर राजा को व्याघ्र पर बाण तानने हुए दिखाया गया है और मुद्रा लेख है व्याघ्र पराक्रम। दूसरी तरफ खड़ी देवी है और मुद्रा लेख है व्याघ्र पराक्रम एवं राजा समुद्रगुप्त है। छठे प्रकार के जो सिक्के हैं वो है वीणाधारी प्रकार की मुद्राएं। इन मुद्राओं में उसे गोद में वीणा लेकर बजाते हुए दिखाया गया है और लिखा है महाराजा धीराज श्री समुद्रगुप्त है। दूसरी ओर मंचासीन देवी है और लिखा है समुद्रगुप्त है। कुछ विद्वान व्याघ्र नियता सिक्कों के पृष्ठ भाग पर खड़ी देवी को मकर वाहिनी गंगा कह मानते हैं। अश्वमेध प्रकार के सिक्कों के पृष्ठ भाग में चित्रित राजमहिषी पटरानी दत्त देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। समुद्रगुप्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया, यह बात सही है। दूसरा कि समुद्रगुप्त ने बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण प्रदान किया था, यह बात भी सत्य है। तीसरा कि समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के शासक मेघवर्ण को गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति दी थी, ये बात भी सत्य है। चौथा कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ किए जाने का उल्लेख है। तो अश्वमेध यज्ञ किए जाने का जो उल्लेख है यह प्रयाग प्रशस्ति में नहीं है, बल्कि यह पूना ताम्रपत्र लेख में है। तो द नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। अ ब स सही है और द जो गलत है। प्रयाग प्रशस्ति में अश्वमेध का उल्लेख नहीं है। प्रभावती गुप्त के पुनः ताम्रपत्र अभिलेख में समुद्रगुप्त के अनेक अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है। बौद्ध भिक्षु वसुबंधु के संरक्षण वाली बात पर विद्वानों में मतैक्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त ने कितने प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। तो कितने प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। तो स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं। गरुड़ मुद्रा, धनुर्धारी मुद्रा, परशु प्रकार की मुद्रा, अश्वमेध प्रकार की मुद्रा, व्याघ्र हंतम मुद्रा और वीणा वाहिनी मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। गुप्त वंश के बारे में कौन सा कथन है जो सही नहीं है। पहला कि रामगुप्त का उल्लेख विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में मिलता है। तो रामगुप्त का जो उल्लेख है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में नहीं मिलता, पहला ही ऑप्शन इसका गलत होगा। भीलसा व एरन से रामगुप्त की ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई है, यह सही है। रामगुप्त की पत्नी का नाम ध्रुव देवी था, यह भी सत्य है। बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी से विवाह किया था, यह बात भी सत्य है। तो ब स द सही है, ए जो गलत है। विशाख दत्त के नाटक देवी गुप्त चंद्र में मिलता है। तो रामगुप्त का उल्लेख है जो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में नहीं बल्कि देवी गुप्त चंद्र में मिलता है, देवी चंद्रगुप्तम में मिलता है। मध्य प्रदेश के विदिशा क्षेत्र से भीलसा एरन 1948 में रामगुप्त के 6 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि गुप्त काल में कृषकों की 2 मुख्य कोटियां थी। कृषकों की 2 मुख्य कोटियां थी, तो यह बात सही है। किन्नास स्वतंत्र किसान थे जबकि कुटुंबी ने बटाई पर खेती करने वाले किसान थे। तो यहाँ पर यह उल्टा लिख रखा है। किन्नास जो थे वह बटाई पर खेती करने वाले किसान थे और कुटुंबी ने जो स्वतंत्र किसान थे।
तो इसमें दोनों में उल्टा दे रखा है, 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा और 1 नंबर जो इसका सही होगा। तो आज की इस टॉपिक में गुप्त काल के चैप्टर में हम आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन करेंगे। बाकी बचे जो क्वेश्चन है वो हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।